प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश और क्षेत्र के अंतर्गत सेट 4 में हम लोग कुछ भिन्न भिन्न प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां से आप अलग अलग तरह के क्वेश्चनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग प्रश्न पहला क्या बोलता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, नाइट्रोजन के नाभिक पर आवेश का मान क्या होगा, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए बच्चों, नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु जो संख्या होता है नाइट्रोजन का, वह क्या होता है 7 होता है। और जो परमाणु संख्या है वह क्या बतलाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बतलाता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और नाभिक पर बात किया जा रहा है, तो नाभिक पर चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक पर मौजूद रहता है, तो न्यूट्रॉन पर किसी तरह के तो आवेश होते नहीं है। आवेश किस पर होंगे, प्रोटॉन पर, और प्रोटॉन की संख्या है 7। और एक प्रोटॉन पर जो आवेश का मान होता है वह मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 गुना। इस तरह से 7 प्रोटॉन पर कितने आवेश हो जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर, फॉर्मूला के आधार पर Q बराबर Ne, और यहाँ पर धनात्मक आवेश होता है तो हम लोग लिख पाएंगे Q बराबर Ne, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 7 है, और प्रोटॉन पर जो आवेश का मान है वह इतना है, तो यहाँ पर गुना कर दिया जाएगा 1.6 10 के पावर -19 गुलाम। इस तरह से हम लोग का आंसर आएगा 11.2 इंटू 10 के पावर -19 गुलाम, और ऑप्शन हो जाएगा सी। बच्चों आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। प्रश्न दिया हुआ है Q1 प्लस Q2 बराबर 0 हो, तो स्थिर वैद्युतिकी में इसका क्या अर्थ है। यानी कि Q1 प्लस Q2 बराबर 0, यानी कि इन दोनों आवेशों का जो योग है वह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इससे बात पूरी स्पष्ट हो जाती है कि यह दोनों आवेश धनात्मक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब धनात्मक होगा और इसका योग 0 नहीं होगा। दोनों आवेश ऋणात्मक भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब ऋणात्मक होगा तो जो योग होगा वह कुछ मान जो है ऋणात्मक में आएगा। इसलिए दोनों आवेश के जो है प्रकृति में विपरीत होंगे और इनके परिमाण बराबर होंगे, तब ही Q1 प्लस Q2 का मान क्या होगा, 0 होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि Q1 और Q2 परिमाण में तो बराबर होंगे लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत होगी। Q1 धनात्मक, Q2 ऋणात्मक, या यह हो सकता है Q2 ऋणात्मक और ये Q1 धनात्मक, और दोनों का परिमाण बराबर होगा तो ये मान 0 होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि Q1 Q2 यानी कि दो आवेशों का गुणनफल जो है ग्रेटर देन 0 है, तो इन दोनों आवेशों के बीच बल की प्रकृति क्या होगी। यानी कि बल की प्रकृति बोलने का मतलब है कि बल आकर्षी होगा या प्रतिकर्षी होगा, या दोनों हो सकता है, या कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो देखिए Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, ये दोनों का गुणनफल जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, Q1 और Q2 का गुणनफल धनात्मक आ रहा है, नहीं तभी ना ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब दोनों का गुणनफल धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब है कि Q1 भी पॉजिटिव होगा, हो सकता है, और Q2 भी क्या हो सकता है, यह भी पॉजिटिव हो सकता है, या Q1 जो है नेगेटिव हो सकता है और Q2 भी नेगेटिव हो सकता है। दो स्थितियां हो सकती है, या तो दोनों आवेश धनात्मक हो या दोनों आवेश ऋणात्मक हो। तो यहाँ पर ऋणात्मक भी रहेगा तो दोनों का गुणनफल जो है माइनस माइनस प्लस, तो धनात्मक ही हो जाएगा गुणनफल, यानी कि ग्रेटर देन 0। और धनात्मक रहेगा, गुना करेंगे तब भी धनात्मक आएगा, तब भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है दोनों आवेश या तो धनात्मक धनात्मक हो सकते हैं या ऋणात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं। इस तरह से दोनों आवेश यहाँ पर भी सजातीय है और यहाँ पर भी सजातीय है। अतः सजातीय आवेशों के बीच जो बल की प्रकृति होती है वह प्रतिकर्षी होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षी प्रतिकर्षण। तो ये आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, दो आवेश है 10 माइक्रोकुलाम
और -5 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, तो इन दोनों आवेशों पर लगने वाले बलों का परिमाण का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, मान लीजिए कि एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, बीच की दूरी r है। तो ये Q1 आवेश Q2 पर जितना बल लगाएगा, यह Q2 आवेश भी Q1 पर उतना ही बल लगाएगा। अर्थात F12 जो बल का परिमाण होगा वह F21 बल के परिमाण के बराबर होंगे। भले दिशा जो है एक दूसरे के विपरीत हो, लेकिन परिमाण दोनों पर बराबर होगा। Q1 पर जितना बल लगेगा Q2 पर भी उतना ही बल लगेगा। इस तरह से आवेश के मान अलग अलग हो सकते हैं। तो जब दोनों बलों का परिमाण बराबर बराबर है, तो अनुपात जब निकालेंगे, यानी कि F12 अपॉन F21, तो ये अनुपात चूंकि यह और यह दोनों बराबर है और बराबर बराबर में से भाग दीजिएगा तो 1/1 आएगा। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 1:1। राइट आंसर इज ये हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दो गोला है, गोला ए गोला बी, और इन दोनों गोला का जो द्रव्यमान है वह एक समान है। तो मान लीजिए एक गोला यह हो गया और ये गोला ए, और एक दूसरा गोला ले लेते हैं और यह गोला बी। दोनों गोला का जो द्रव्यमान है वह एक समान है। अब देखिए आगे क्या बोलता है, दोनों गोला पर क्रमशः एक समान धनात्मक, यानी कि इस पर जितना हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इस गोला पर उतना ही हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज देते हैं। यह प्रश्न दिया हुआ है, एक समान धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, तो आवेशित होने के बाद से गोला का द्रव्यमान किस तरह से प्रभावित होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर धनात्मक आवेश है और यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश आएगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से उतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश उतना आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी यहाँ पर धनात्मक आवेश आएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा तभी इस पर ऋणात्मक आएगा। जितना धनात्मक है उतना ही इस पर जो है ऋणात्मक आवेश आता है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आई है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकली है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान कम हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। इस तरह से एमए का द्रव्यमान जो है कम होगा, और एमबी का यानी कि जो दूसरा वाला बॉडी है बी गोला है उसका द्रव्यमान अधिक होगा इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण। तो आप ऑप्शन देखिएगा तो पाइएगा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। ये बच्चों अगले प्रश्न की तरफ यहाँ देखिए, कुचालक के लिए परावैद्युत नियतांक का मान हो सकता है। तो देखिए बच्चों, हवा के लिए जो है परावैद्युत नियतांक का जो मान होता है हवा के लिए, वह मान होता है 1.00054, और निर्वात में हवा में जो है इतना होता है। निर्वात के लिए जब माध्यम होगा तो उसके लिए यह मान होता है 1। पानी के लिए या जल के लिए, जल में जो है परावैद्युत नियतांक का जो मान होता है वह मान होता है 80, और धातु के लिए जो है ये धातु वाले माध्यम में ये मान हो जाता है इन्फिनिटी। इस तरह से परावैद्युत नियतांक का जो मान होता है वह कभी भी जो है हवा और या निर्वात की अपेक्षा हमेशा जो है अधिक होगा, कम कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ जब आप ऑप्शन देखिएगा, चूंकि किसी भी पार्टिकुलर कुचालक की बात नहीं की जा रही है और परावैद्युत नियतांक का मान कभी भी 1 से कम नहीं होता है, तो आपको ध्यान देना है 1 से कम नहीं होता है, 1 से अधिक जितना भी हो जाए। तो यहाँ पर -1 1 से कम हो गया, यानी कि यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 0 है, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1 से कम हो गया। 0.5 है, ये भी 1 से कम हो गया। इसलिए कोई कुचालक ले लिया गया यहाँ पर, तो उसका परावैद्युत नियतांक का मान 1 से अधिक होना चाहिए, और इसमें एक ऑप्शन मिल रहा है 5, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 5। बच्चों अगला प्रश्न दिया है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। जैसे मान लीजिए यह एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये ले लिए हम लोग, एक डायग्राम बना ले यहाँ पर। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और ये ई है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है और एक प्रोटॉन रखा गया है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो है विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, तो इस बल को हम लोग मान लेते हैं Fe, तो ये हो जाएगा
हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर क्यू ई एक जनरल फार्मूला होता है, तो यहाँ पर लिख पाएंगे एफ ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो बल हो जाएगा आप लिख पाएंगे इस तरह से। दूसरा चीज ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर भी हम लोग बल लिखेंगे, तो आवेश का मान हम लोग क्यू ले लेते हैं प्रोटॉन पर, तो इस पर भी बल हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, यानी कि समीकरण पहला हो गया, ये समीकरण दूसरा हो गया। अब देखिए एक जनरल फॉर्मूला हम लोग जो है मैकेनिक्स में बल के लिए पढ़ते हैं, ए बराबर एम ए, तो यहाँ पर लिख पाएंगे हम लोग एफ ही बराबर हम लोग लिखते हैं, तो आप लोग लिख पाएंगे एफ बराबर एम ए ई इलेक्ट्रॉन के लिए। उसी तरह से हम लोग प्रोटॉन के लिए भी लिखेंगे, तो एफ पी, तो आप लिख पाएंगे एम ए और ये हो जाएगा पी। इसको मान लीजिए इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन हम लोग 4 मान लेते हैं। त्वरणों का अनुपात का बात किया जा रहा है नहीं, तो आप देखिए यहाँ पर जो है पहले वाले और इसके साथ आप कंपेयर कीजिए, तो आप कंपेयर करेंगे तो आप पाइएगा, हम लोग दोनों को एक साथ लेंगे, LHS समान है तो RHS भी समान होंगे, तो यहाँ पर लिख पाएंगे ये हो जाएगा इस तरह से और ये हो जाएगा एम ए ई, तो ये ए ई बराबर हो जाएगा ई ई अपॉन ये जो मास है ये यहाँ पर ले लीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, और तो हम लोग ये नीचे में चला जाएगा मास, तो यहाँ पर लिख पाएंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से हम लोग जो है इसका और इसके साथ कंपेयर करेंगे, LHS समान है तो RHS भी समान होंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन जब लिखेंगे तो ये MP नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर लिख पाएंगे ये इस तरह से हो जाएगा और ये MP। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, पहले प्रोटॉन है तो पहले प्रोटॉन लिखना होगा और बाद में इलेक्ट्रॉन लिखना होगा, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन वाले जो हम लोग का कण है उसका त्वरण और इलेक्ट्रॉन का त्वरण, तो अनुपात तो ये वाला लिख देंगे हम लोग, तो ई ई बाई एम पी और ये हो जाएगा ई ई बाई हो जाएगा एम ए, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर इस तरह से ए पी अपॉन ए ई और ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो लिख पाएंगे एम ई अपॉन हो जाएगा एम पी। तो इस तरह से हम लोग को आंसर मिल जाएगा एम ई अपॉन एम पी। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर इतना दिया हुआ है, यानी कि E लिख दीजिए यहाँ पर E बराबर 2i प्लस 4j प्लस 7k, और इसमें एक पृष्ठ रखा गया है जिसका क्षेत्रफल सदिश दिया हुआ है और ये क्षेत्रफल सदिश दिया हुआ है 10j। तो बोला जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स क्या होगा, यानी कि फाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फाई के लिए फॉर्मूला होता है E डॉट एस या E डॉट ए, यानी कि एस यहाँ पर जो है क्षेत्रफल सदिश है, ए भी लिख सकते हैं आप, तो डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, आप जानते हैं आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बराबर 1 होता है और आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई बराबर 0 होता है। इस तरह से हम लोग केवल जे को जे के साथ करेंगे, बाकी के साथ कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो जे डॉट जे 1 हो जाएगा और 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा 40 यूनिट। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए बच्चों अगला प्रश्न दिया गया है, किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये साबुन का बुलबुला हो गया है और इसको आप आवेशित करते हैं, तो आप आवेशित कीजिएगा तो या तो इस पर धन आवेश आएगा, या अगर आवेशित करते हैं तो इस पर क्या आएगा ऋण आवेश आएगा। दो ही स्थितियां हो सकती है, या तो धन या तो ऋण। यदि धन आता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो दो आवेशों के बीच रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो एक दूसरे को दूर दूर ढक लेंगे। इस स्थिति में जो आकार होगा बुलबुला का वह बढ़ेगा, जब आकार बढ़ेगा यानी कि त्रिज्या भी क्या हो जाएगी
बढ़ जाएगी, यानी कि त्रिज्या बढ़ेगी। इस स्थिति अगर यहाँ पर ऋण आवेश आते हैं तो ऋण आवेश अगर आएंगे तो फिर से रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो फिर से बल लगेगा, तो बल लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को दूर दूर ढक लेंगे आवेश। ऐसी स्थिति में फिर से बुलबुले का आकार बढ़ेगा, और जब बुलबुले का आकार बढ़ेगा यानी कि त्रिज्या इस स्थिति में भी बढ़ेगी। अतः राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है ई डॉट एस, और ई का मतलब, ई का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं एफ बाई क्यू नॉट। तो ई का जब हम लोग मात्रक निकालेंगे तो ये बल है, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ये चार्ज है तो चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलाम। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम, किसका, ई का। तो आप ई का निकाल लीजिए। एस क्या है, ये क्षेत्रफल सदिश है, और क्षेत्रफल सदिश है तो क्षेत्रफल सदिश का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस तरह से विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होगा हम लोग लिख पाएंगे न्यूटन पर कूलाम, ई के लिए हो गया, और एस के लिए मीटर स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो आप देख लिए, तो ये ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर है।